हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर। तो पिछला जो लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1, उसमें हमने स्टडी किया था बेसिक्स चीज़ें करंट के बारे में। करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट कैरियर्स क्या होते हैं। उससे आगे अब आज प्रोसीड करते हैं। देखिए, तो अब हमारा है करंट इज वेक्टर और स्केलर। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा था करंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला भी यूज़ किया था। और सोचेंगे डायरेक्शन भी है, तो वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, इस वजह से करंट को बोल देंगे वेक्टर। लेकिन करंट वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर है। किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो ऐड होनी चाहिए। कैसे? ऐड बाय रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के रूल से वो क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए। तो हमारा जो करंट है वो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसमें डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर एडिशन के रूल से ऐड नहीं होता, बट वो वेक्टर एडिशन के रूल से ऐड नहीं होता, इसलिए करंट जो है वो स्केलर है। करंट इज स्केलर क्वांटिटी because it is not added by rules of vector addition. However, it has magnitude as well as डायरेक्शन। हालांकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन के रूल से ऐड नहीं होती, इसलिए करंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर। ठीक है। अब देखिए बेटे, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए सीखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ये वायर है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, और एक ये वायर है यहाँ से 7 एम्पियर करंट आ रहा है। इनको जोड़ के हमने इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पे 12 एम्पियर करंट जा रहा है। चाहे हम इनके बीच का एंगल जो मर्जी कर दें, यहां पर करंट क्या आ जाएगा? 12 एम्पियर ही जाएगा। यानी 5 और 7 को ऐड करके 12 ही मिल रहा है, चाहे दोनों करंट्स के बीच में जो मर्जी एंगल कर दो। जबकि वेक्टर में ऐसे क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हम चेंज करें तो उनके रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है, रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या होता है? चेंज होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा क्या है कि दो क्वांटिटीज को, दो हम करंट्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, चाहे दोनों के बीच का एंगल हम जो मर्जी कर दें। तो यहाँ हमने क्या सीखा? इस तरीके से कौन ऐड होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐड होता है एल्जेब्रिकली। यहाँ करंट कैसे ऐड हो रहा है? एल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है। सिंपल, 5 और 7 का सम क्या आ रहा है? 12। तो यहाँ करंट जो है वो एल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है, वेक्टर रूल से ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए करंट को हम क्या ट्रीट करेंगे बच्चों? स्केलर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। ठीक है। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लो हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। अब कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेस्ट पे भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है। सिंपली जैसे मान लो हमने कोई मेटल का पीस, सपोज करो ये मार्कर है, मेटल का ही है, ऐसा हम सपोज कर सकते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेस्ट पे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। लेकिन वो मूव किस तरीके से कर रहे हैं? देखो, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। तो
इस मोशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं थर्मल मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन। ये किस वजह से आती है बच्चों? ये आती है बच्चों किसी मॉलिक्यूल में, किसी पार्टिकल में जो हीट है, मान लो रूम टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, उसकी वजह से जो हीट मिल रही है पार्टिकल को, और उस हीट से उसको जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी की वजह से ये भाग रहा है इधर उधर। और ये जो मोशन हो गई, ये कौन सी मोशन हो गई? थर्मल मोशन हो गई। थर्मल मोशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम भागेगा, और उसकी जो स्पीड होती है, थर्मल वेलोसिटी जो होगी, स्पीड जो होगी, वो कितनी होती है बच्चों? 10⁵ मीटर पर सेकंड। काफी ज्यादा है, लेकिन ये स्पीड करंट नहीं बना पाती। क्यों? थर्मल वेलोसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो रैंडमली भागेगा, जहां से स्टार्ट करेगा वहीं वापस आ जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी उसका क्या बनेगा? 0। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सिंपली अगर हम किसी कंडक्टर को पकड़ते हैं तो हमें कोई करंट फील नहीं होता, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और अपनी एवरेज वेलोसिटी क्या बना रहे हैं? 0 बना रहे हैं। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में हम क्या कर देते हैं, इसी कंडक्टर में अगर हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इसी कंडक्टर में हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। कंडक्टर का एक एंड हमने क्या कर दिया? प्लस से जोड़ दिया, और एक एंड हमने माइनस से जोड़ दिया। अब क्या होगा? अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, उन सभी पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और फोर्स लगना शुरू होगा तो अब वो क्या होंगे? किस तरफ भागेंगे बच्चों? प्लस वाले एंड की तरफ, क्योंकि प्लस वाला एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई। अब जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलेगा उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तब करंट बनाएगा। थर्मल वेलोसिटी में जब इलेक्ट्रॉन होगा तब करंट नहीं बनाएगा, क्योंकि वो रैंडम मोशन होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कब बनेगी? जब हम किसी कंडक्टर को क्या दे दें? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस भी वेलोसिटी से मूव करेंगे उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत कम होती है, इसको हम बेटे इससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी के नीचे डी लगा देंगे। डी का मतलब हो गया बच्चों ड्रिफ्ट, और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। बहुत कम है, लेकिन ये वेलोसिटी करंट बनाती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में, और उस एक्सप्लेनेशन को हमने कैसे लिखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? जनरली इन ए कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स moving randomly such that their average velocity is 0, कि इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी बच्चों? 0 बनेगी। देयर एवरेज वेलोसिटी इज 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे, u1 इसकी पहली वाली वेलोसिटी प्लस u2 नेक्स्ट वाली वेलोसिटी, सो ऑन un लास्ट वाली वेलोसिटी बाई n, सबका एवरेज क्या आ गया? 0 आ गया। क्यों? जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड हो गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है ये 0 है। कब? जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में। ठीक है, किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी? 0 बनेगी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमने क्या लिखना है? इसके बाद जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर देंगे, but when electric field is applied, electric field is applied, electrons experience a force, इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और वो फोर्स बच्चों आप सभी को पता है क्या फार्मूला होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें हमने सीखा था
कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F, और उस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कितना है Q, तो वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो उस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है अपॉन में उस पार्टिकल का चार्ज। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया कैपिटल E। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल E से। तो ये हमारे पास फोर्स बन गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ हम एक माइनस का साइन और लगाएंगे बच्चों, माइनस का साइन और लगाएंगे। अब बच्चों से जो है बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि ये माइनस का साइन इसलिए लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन है बच्चों वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट में, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस वाले एंड से माइनस वाले एंड की तरफ। तब इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो दो वेक्टर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सीलरेशन, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब ये दो वेक्टर क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला, जब ये किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, निगेटिव होता है, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। तो ई और एम ए वैल्यू में दोनों सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होंगे, इसलिए हम क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। चाहे इधर लगा दीजिए माइनस साइन, चाहे आप इधर लगा दीजिए। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ई बाई एम। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कंडक्टर में। अब आप सभी ने +1 में पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है उसको अगर एक्सीलरेटेड मोशन में डाल दिया जाए, यानी उस पर अगर फोर्स लग रहा हो तो वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन है, लेकिन क्या वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। देखिए क्यों नहीं बढ़ा पाएगा, सपोज कीजिए ये हमारा कंडक्टर है। अब आप सभी को पता होगा कंडक्टर जो है वो एटम से मिलके बना है, तो ये कंडक्टर जो है ये एटम से मिलके बना हुआ है। ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल पड़ा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ये प्लस वाले एंड की तरफ पहुंचने के लिए निकल पड़ा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन प्लस वाले एंड की तरफ पहुंचने के लिए निकला तो रास्ते में ये जो दूसरे एटम्स हैं, ठीक है, और जिन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, किस वजह से आ चुका है, उनके इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से, उनके इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से जिन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है वो पॉजिटिव चार्ज इस चलने वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले एंड से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को बार बार अपनी तरफ खींचेंगे, और जब ये खींचेंगे तो बार बार इस एटम से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा। कोलिजन के प्रोसेस में ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जो गेन करके आया था, किस वजह से गेन करके आया था, क्योंकि इस पर फोर्स लगा था, इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी बनी थी इसकी कुछ, ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा, लॉस कर देगा। काइनेटिक एनर्जी लॉस करने का मतलब इसने अपनी स्पीड भी लॉस कर दी। अब ये जब स्पीड इसकी लॉस होगी तो ये रुक नहीं जाएगा, ये इधर से फोर्स इसको कंटिन्यूसली मिल रहा है, ये फिर भागेगा, लेकिन अब रास्ते में ये एटम आ गया, ये एटम आ गया, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह ये बार बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होता हुआ, टकराता हुआ प्लस वाले एंड तक पहुंचता है। तो इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली नहीं बढ़ पाती। अच्छा बच्चों, अब ये जो कोलिजन में बार बार टाइम ले रहा है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है पहले एटम से निकलने के बाद जब उसका पहली बार किसी दूसरे एटम से कोलिजन हुआ, उस प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, τ1, उस प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, τ1। फिर दूसरा जो अगला कोलिजन होगा उस प्रोसेस में टाइम कितना लग गया, τ2। अब आप लोग कहेंगे कि ये टाइम दोनों इक्वल क्यों नहीं लगे, पहले कोलिजन में इलेक्ट्रॉन ने जितना टाइम लिया नेक्स्ट कोलिजन में भी उतना ही टाइम क्यों नहीं लिया। तो
ये क्या होता है बच्चों, ये जो कोलिजन होते हैं इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ, ये फिक्स इंटरवल में नहीं होते। अब मान लो अभी रास्ते में इसके पहले एटम से चला और 10वां एटम जो है वो रास्ते में इससे आया और इसने कोलिजन कर लिया। अगला कोलिजन मान लो 100वें एटम से होता है, उसका अगला कोलिजन हो सकता है नेक्स्ट जस्ट तीसरे चौथे एटम से ही हो जाए। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये हर बार इतने टाइम में ही कोलाइड करेगा। कभी ये कोलिजन जल्दी हो जाएगा, किसी जस्ट अगले तीसरे चौथे पार्टिकल से तीसरे चौथे एटम से टकरा जाएगा, या हो सकता है 1,00,000 एटम तक कोलिजन ही ना हो, इसका आगे भाग ही जाए ये, ठीक है, बच जाए लगातार 1,00,000 इसके रास्ते में जो एटम्स हैं उनसे कोलाइड करने से बच जाए और अगले पार्टिकल्स पे पहुंच जाए। तो इसमें क्या है, कोलिजन में फिक्स टाइम नहीं लगता, ठीक है, कभी कम लगेगा कभी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज टाइम ले लेंगे कि लगभग पर कोलिजन में इसको इतना ही टाइम लग रहा होगा। तो पहले कोलिजन में मान लो इसको टो 1 टाइम लगा, अगले कोलिजन में टो 2 टाइम लगा, इस तरह लास्ट वाले nth कोलिजन में इसको टो n टाइम लगा। और इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें, सारे कोलिजन्स के टाइम को जोड़ के n से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एवरेज टाइम पर कोलिजन का। इसको हम बोलते हैं बच्चों एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फॉर पर कोलिजन, ठीक है, पर कोलिजन के लिए इलेक्ट्रॉन जो टाइम लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन कोलाइड with atoms of conductor, electrons collide with atoms of conductor and stop, या आप लिख देंगे स्टॉप लिखने के बजाय lose their kinetic energy, lose their kinetic energy। वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे, बार बार कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड जो है वो लॉस होती रहेगी। इफ टो 1 टो 2 so on टो n be the successive relaxation times of collisions, then average relaxation time is given as, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये आ जाएगा। मतलब ये इतनी देर के लिए इसका कोलिजन नहीं हुआ है, इतने टाइम में कोलिजन इसका हो रहा है, ठीक है, टो टाइम इसको लग रहा है कोलिजन होने में, यानी टो टाइम तक ये कोलिजन से बच रहा है, उतनी ड्यूरेशन में इसकी स्पीड जो है बढ़ेगी। तो जो स्पीड होगी आफ्टर ईच कोलिजन या जस्ट बिफोर कोलिजन, द स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। अब आपको पता है फोर्स लग रहा है, मोशन एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड निकालने का फार्मूला, फाइनल स्पीड निकालने का फार्मूला v बराबर u प्लस at, ये वाला यूज करेंगे। अब इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी थी u1 प्लस u2, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो एक्सेलरेशन कितना मिला है बच्चों, E/m, और कितने टाइम के लिए मिला है, जितनी देर कोलिजन नहीं हुआ। कितनी देर बाद कोलिजन हुआ है, टो टाइम के बाद। इधर v के नीचे d लगा देंगे, क्योंकि इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का बेसिक मीनिंग क्या है बच्चों, वो मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ भीड़ थी लोगों की, कुछ कोई इधर जा रहे थे, कोई इधर जा रहे थे, कोई इधर जा रहे थे, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो सारे के सारे क्या हो गए, एक ही तरफ चल पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ड्रिफ्ट आ गया। क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पहले इधर उधर भाग रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही क्या हो गए, वो एक तरफ चल पड़े, यानी इनमें क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया। तो इसलिए इस टाइम इस टाइम की जो वेलोसिटी है इनकी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो अब यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। ये क्या आ गया, 0 आ गया। बाकी जो बचा वो ये बच गया। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द एवरेज वेलोसिटी with which electron move in a conductor in presence of electric field, ठीक है। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी, लगभग कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। बहुत कम होती है, लेकिन करंट के लिए यही वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अब देखिए ये पेपर में कैसे पूछा जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसके बीच रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है। या फिर ऐसे भी फार्मूला आता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे लिख देगा कि डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमने सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है तो हम यहाँ से एरो हटा देंगे। जब तक वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से माइनस साइन पड़ा है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये आ जाएगा बच्चों। हम उस कंडीशन में वेक्टर साइन जो है, एरो का साइन हटा देंगे। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जस्ट एक रिलेशन है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए पिछला जो टॉपिक था वो था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो टॉपिक है ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं आपसे पूछे कि डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट और आप डिराइव कराएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये ध्यान रखना है। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम मान लेते हैं ये हमारे पास कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है। तो कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल। लेट एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर। मान लिया एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप नोटिस कीजिए, तो जो वॉल्यूम है कंडक्टर का वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इंटू लेंथ। एरिया ए है, लेंथ एल है, ये कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन मान लो, हम मान लेते हैं उसको, कितने हो जाएंगे, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास कंडक्टर का, एल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए,
जो वॉल्यूम है कंडक्टर का उसको 1 यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया। हाँ, अब देखिए बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में। अब जब इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, इस एंड से यहाँ मान लो माइनस पोटेंशियल है, यहाँ प्लस पोटेंशियल है, इस एंड से इस एंड तक जाएंगे, इस एंड से इस एंड तक जब जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर, कितना चार्ज फ्लो करेगा? एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ई क्या हो गया? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना है एन की वैल्यू? स्मॉल एन एल ई, इतना चार्ज फ्लो करेगा। और मान लो ये चार्ज फ्लो करने में कितना टाइम ले लिया बच्चों? टी। इस चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लग गया? टी टाइम लग गया। तो टी बराबर 0 पे इलेक्ट्रॉन यहाँ था, टी बराबर टी पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। तो जो करंट बनेगा, करंट फॉर्म्ड, वो कितना बनेगा? आपको फार्मूला मैंने बताया था एवरेज करंट का, आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू कितना हो गया? ए एल एन ई। टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को? मैंने बताया था, हालांकि फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है लेकिन इसकी मोशन जो है वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड नहीं है। एक तरह से फिर क्या होगा, हम इसका एवरेज स्पीड ले लेते हैं, वो जो उसको आप क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से यहाँ तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा बच्चों उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? एल। स्पीड कितनी होगी उसकी? वी डी। एल से एल गया, क्या आ गया? ए एन ई वी डी। ये डी जो है हमने पैर में लगाना है, बच्चे मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, उससे ये लगता है कि वी और डी मल्टीप्लाई में आ गया। ऐसे नहीं करना, वी डी के पैर में लगाना है, वी डी के पैर में लगाना है। ये एक सिंगल क्वांटिटी है, ऐसे नहीं लिखना। बच्चे ऐसे लिख देते हैं, नंबर कट जाएगा ऐसे। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बच्चों किस किस के बीच का रिलेशन आ गया? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये मोस्टली डेरिवेशन की फॉर्म में ही पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो यहाँ तक आज हम लेक्चर अपना एंड करेंगे। ये हमारा था करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर सेकंड। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर थर्ड में। तब तक के लिए बाय बाय।